उन्नत किस्मों का लोकार्पण कर देश के किसानों को समर्पित करने का कष्ट करें। विभिन्न फसलों की सफल खेती के लिए कृषि जलवायु विशेष की मांग के अनुसार जलवायु अनुकूल उच्च पैदावार तथा रोग एवं कीट सहनशील प्रजातियों का विकास करना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्राथमिक कार्य रहा है। इस कार्यक्रम से फसलों की नवीन प्रजातियों के प्रति देश भर के किसानों, कृषि अधिकारियों, कृषि विज्ञान केंद्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं, आदान विक्रेताओं, किसान उत्पादक संगठनों और आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने और खेती में इन प्रजातियों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय से अब सादर अनुरोध की विमोचन के उपलक्ष्य पर अपनी प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। जो कह के बजवाई जाए वो तालियां ही। आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के कर्मठ और यशस्वी कृषि सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, हमारे सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और DGICR, नाम मांगी लाल है लेकिन देने का काम करते हैं, आदरणीय मांगी लाल जाट जी, आज NSC ने सरकार को देने का काम किया है। राष्ट्रीय बीज निगम की हमारी प्रबंध निदेशक अध्यक्ष डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी जी, हमारे फसल विज्ञान के उप निदेशक, आज बीजों की 184 नवीन प्रजातियों का किसानों के लिए, देश के लिए लोकार्पण करवाया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार यादव जी, सहायक महानिदेशक तिलहन एवं दलहन डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, हमारे सभी ADG, DDG, बीज विकास निगम के सभी हमारे अधिकारीगण, सारे वैज्ञानिक साथीगण और उपस्थित मित्रों, आज 4 तारीख हो गई है लेकिन फिर भी नए साल की मैं आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। ये नूतन वर्ष आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और आपकी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा को लगातार स्थापित करने का काम करे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन हमारा यश बढ़ता है, देश का यश बढ़ा नहीं है। और हम जितने लोग यहां बैठे हैं, बीज विकास निगम के साथियों सहित, उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि हम विकसित भारत के निर्माण में अपना सर्वाधिक योगदान दें। और नए साल में मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन
150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन चीन को पीछे छोड़ने के कारण मैं नहीं कह रहा हूं। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हम अब मांगने वाले नहीं, दुनिया को चावल देने वाले देश। और इसके लिए संबंधित सभी मित्रों को, हमारे सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक साथी, विभाग, सरकार की योजनाएं, परिश्रमी हमारा किसान, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं एक जमाना था जब हम फूड सिक्योरिटी के लिए पराधीन थे, दूसरों पर निर्भरता थी हमारी। और तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि पराधीन सपनम सुख नाहि। अगर दूसरे पर निर्भरता है तो हम ना तो निश्चिंत रह सकते हैं और ना सुखी रह सकते हैं। और वर्तमान विश्व व्यवस्था में एक के बाद एक जैसी घटनाएं हो रही, उसको देख के तो लगता है कि हमको हर चीज में आत्मनिर्भर भी रहना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत। क्योंकि दुनिया ताकत की बात सुनती है। आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और विकसित भारत चाहिए, चाहिए और चाहिए। इसके बिना हम सुखी नहीं रह सकते, हम नहीं रह सकते। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उस महायज्ञ में हम अपनी आहुति कैसे बेहतर ढंग से डालें, ये काम हमारा है, हम सबका है। और उसमें सबसे प्रमुख चीज है हमारी खेती। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और खेती के प्राण अगर कोई है, आत्मा अगर कोई है, तो बीज है। बीज बीज चाहिए। अगर बीज ठीक है, उत्पादन भी ठीक होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लेकिन अब भारत केवल पेट भरने के लिए बीज नहीं चाहता, हम अन्न चाहते हैं तो उसके साथ पोषण भी चाहिए। हमारे 3 लक्ष्य: नंबर 1 फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी। दलहन तिलहन संजीव जी अभी हमारे सामने चुनौती, और हमने जितनी तेजी से बाकी किस्में तैयार की है उत्पादन के मामले में, दलहन तिलहन पर काम करना और ताकत से काम करना और तेजी से काम करना अभी शेष है। क्योंकि पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी अगर देखें तो दलहन की भी कम है, तिलहन की भी कम है, सोयाबीन समस्याग्रस्त होता जा रहा है। एक के बाद एक कई चुनौतियां उसके सामने आ रही। उसका रकबा इस बार घट गया, लोग मक्के की तरफ बढ़ गए। हमको एक बैलेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमको गेहूं चावल चाहिए, मक्का भी चाहिए, लेकिन हमको दलहन तिलहन भी चाहिए। इसलिए आज हम लोग विचार करें, संबंधित सब लोग, दलहन में तिलहन में हम बेहतर उत्पादन कैसे कर पाए। देवेश जी, एक चीज और देखनी पड़ेगी। कृषि विभाग को आयात निर्यात नीति को
उसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि किसान वो चीज उगाता है जिसमें उसका फायदा, ये बहुत सामान्य बात है। कोई भी काम करेगा तो उस काम के पीछे आर्थिक प्रेरणा रहती है, मुझे काम में फायदा है। तो हम अगर कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पाए और बहुत सस्ती चीज बाहर से आ गई, तो फिर रेट डाउन होते हैं, और डाउन रेट होते हैं तो फिर किसान सोचता है कि मैं ये चीज क्यों लगाऊं। एक संतुलन जरूरी है, ये आज का विषय नहीं है, लेकिन सहज ही मेरे दिमाग में आया, दलहन तिलहन का उत्पादन भी बढ़ाना है और किसान की प्रेरणा भी बनी रहे। हमने दलहन मिशन बनाया है, तिलहन मिशन बनाया है, इसको हमको कामयाब करना है। अच्छे बीज भी चाहिए, अच्छी कृषि पद्धति भी चाहिए। हमने तय किया, कई चीजें तय की, हम क्लस्टर बना रहे हैं अलग अलग, हम प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी का अभाव है। किसान के बीच ये ले जाना पड़ेगा, प्रोसेसर्स को ये बताना पड़ेगा कि दलहन वाले क्लस्टर में अगर आप दलहन की प्रोसेसिंग की दाल मिल भी अगर खोलोगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। इसको ढंग से प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं अगर प्रोसेस हो जाए तो किसानों को रेट ठीक मिल पाएगा, कच्चे माल की वैल्यू एडिशन। तो कुल मिला के संपूर्ण योजना की जरूरत होती है, जिसमें हम अच्छे बीज, अच्छी कृषि पद्धतियां, मैकेनाइजेशन की भी व्यवस्था। अभी एक काम हुआ, विकसित भारत जी राम जी जो नई योजना बनी है, उसमें कन्वर्जेंस करके भी कई चीजें आप कृषि के लिए कर सकते हैं। आप जी राम जी योजना के जो फंड्स है, मुझे लगता है हमको योजना बनानी चाहिए। 1,51,282 करोड़ रुपया एक साल में। अब ये कैसे कृषि के लिए भी उपयोगी हो, इसका भी विचार किया गया। मजदूरों की मजदूरी 100 से 125 दिन गारंटी दी गई है, लेकिन जो काम होंगे वो काम सुनिश्चित किए गए, उनमें एक जल संरक्षण का काम किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो हम कैसे उस योजना का लाभ इसमें उठाएं? हम पानी के स्तर को ऊपर बढ़ा सकते हैं, हम खेत तालाब की योजना बना सकते हैं, का लाभ उठा सकते हैं, अमृत सरोवर जैसी योजना का लाभ उठा सकते हैं, और कन्वर्जेंस करके अलग अलग योजना, कन्वर्जेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, रूरल डेवलपमेंट की, पशुपालन की, मछली पालन की, बकरी पालन की, मधुमक्खी पालन की, कृषि वानिकी की। तो मुझे लगता है कृषि विभाग को भी संपूर्ण योजना बनानी चाहिए, ताकि हम बाकी योजनाओं के कन्वर्जेंस का लाभ दलहन तिलहन मिशन में भी हम ढंग से उठाने का काम कर सके। वो प्रयत्न भी हमको करना चाहिए। लेकिन बात थी बीज की, तो बीज में जिन चीजों में अभी हमारे, देखो मैं एक तो हृदय से बधाई देना चाहता हूं, हमने जो 25 फसलों की 184 नवीन प्रजातियां देश के किसानों को लोकार्पित की है। मैं संबंधित सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी बधाई देता हूं, क्योंकि देश का काम हम सबका काम है। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं उन मित्रों को बहुत बहुत बधाई। आईसीआर के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। निजी क्षेत्र के संदर्भ में केवल इतनी मुझे कहना है कि अधिकतम लाभ कमाना हर एक कंपनी के सोच में होता है, लेकिन बीज के सेक्टर से चूंकि किसान जुड़ा है, उसकी सीमा है, इसलिए इसमें लाभ अधिकतम नहीं हो सकता, जस्टिफाइड है। बीज इतने महंगे भी ना हो जाए कि
किसान तक ढंग से पहुंच ही ना पाए या उसके कारण उसको फायदा नहीं होता है। अब हमारे पास ये अधिकार है कि असाधारण परिस्थितियों में हम रेट्स को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि निजी सेक्टर में भी रिसर्च पूरी ताकत से, और देवेश जी ये बात सही कही, जाट साहब ने भी कही है, ये एक अच्छा कदम है कि हमारी वैरायटी अलग अलग किस्में जल्दी किसानों तक कैसे पहुंचे। कई बार हम लोकार्पित करके फिर अगले चरण में उतनी तेजी नहीं दिखाते। अब जैसे ही लोकार्पित होता है, मीडिया के माध्यम से खबर जाएगी, किसान हमसे कहने लगते हैं भैया वो बीज कब आएंगे। अब उन किसान तक पहुंचाने में समय कैसे कम से कम लगे। अब हमने 3 साल टारगेट किया है कि आज अगर लोकार्पित किए तो 3 साल में किसान के पास तक होंगे। अगर ज्यादा देर लगती तो तब तक और बहुत सी नई वैरायटी आ जाती। तो ये वैरायटी कई बार अप्रसानी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम जो वैरायटी जिस पर काम कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलेंट की बात है। और अभी जैसा जाट साहब बता रहे थे, केवल जलवायु अनुकूल नहीं, जैविक अजैविक तनाव झेलने वाली भी वो, एसिड सॉइल में, सेराइन सॉइल में हमको किस तरह की किस्मों की जरूरत है उसको ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके लिए उपयुक्त बीज, तो हम कई तरह की चीजों को ध्यान में रखते हैं। हम केवल आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कल के लिए भी काम कर रहे हैं, भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसलिए आज की किस्म आज तक मतलब जितने जल्दी पहुंचे और किसान लाभ उठा पाए, किसान आज बहुत जागरूक है। जैसे मैंने धान की 2 किस्में पिछली बार रिलीज की थी, तो कई जगह मुझे पकड़ लिया किसानों ने, साहब कब हमें कब मिलेगा। तो वो आज की खबर भी मीडिया के माध्यम से ढंग से जाएगी तो वो पूछेगा ये आ गई 184 नवीन प्रजाति हमें भी। तो ये कैसे तेजी से किसानों तक पहुंचे, और उसके लिए जो हमने तय किया है कि प्राइवेट सेक्टर ने भी अगर रिसर्च किया तो पीरियड को भी हम उसको भी हम मानने का काम करेंगे। नहीं तो पहले एक करे फिर दूसरा करे और उतने ही समय दोगुना समय लगाने का कोई मतलब नहीं। ये कदम स्वागत योग्य है। एक मंत्री के रूप में और किसान के रूप में मुझे लगता है कि हम कैसे और जल्दी से जल्दी इन किस्मों को किसान तक पहुंचा पाए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी विशेषताओं को प्रचारित करना है। अब 184 तो किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। हमने तो खट बटन दबाया और 25 फसलें 184। अब ये 184 कौन कौन सी प्रजाति किस इलाके के लिए, किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, किस माटी में, किस कंडीशन में, कहां के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आप एक अभियान चलाइए किसानों को एजुकेट करने का। और हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम है कृषि विज्ञान केंद्र। ये अपने अपने इलाके के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त है, 184 का उनको प्रचार करने की जरूरत नहीं। उनके इलाके में, उनके प्रदेश में या प्रदेश में भी अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उनमें किस केवीके के इलाके में, किस जिले में कौन सी चीज उपयुक्त है, ये केवीके कार्यक्रम हाथ में। मैं केवल इन 184 की बात नहीं कर रहा जिनको 3 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी ने 109 रिलीज करी थी, तो उनको भी पूरी तरह से किसानों को बुला के, एक केवीके में 200 किसान आसानी से 250 किसान आप बुला के उनको जानकारी दे सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं। और एक जिले में अगर पूरे जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले जागरूक 200-300 किसानों को आपने जानकारी दे दी, तो वो जानकारी भी तेजी से बाकी किसानों तक पहुंच जाएगी। और आप जो फॉर्म डिमॉन्स्ट्रेशन की देवेश जी कई बार जो चीज करते हैं वो उतनी प्रभावी राज्य में नहीं होता, तो हम बीजों के मामले में डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी तय करें। यहाँ इस किस्म का बीज है जिसका डिमॉन्स्ट्रेशन हम कर रहे हैं, केवी की अपनी जमीन में, और किसानों को दिखाए कि ये देखो हमने ये
किसान को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम विशेषताओं से परिचित है, ढंग से किसान तक पहुंचा ही नहीं पाए। तो रिलीज करने के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम रियल टाइम में कम से कम शहरों में किसानों तक कैसे इन जानकारियों को पहुंचा पाए। जैसा मैंने कहा, केवल ये 184 नहीं, इनको किसान तक जाने में भी 3 साल लगेगा। जो 3 साल पहले हमने बना दी वो तो कर दें, और इनका हम प्रचार करेंगे। 184 की विशेषता ये प्रचार की, सोशल मीडिया इनका इस्तेमाल हम करें, डीडी किसान या और प्राइवेट चैनल भी जो किसानों पे काम करते हैं, उन पर भी हमारी संगोष्ठी परिचर्चा आप आयोजित कीजिए, जानकारी देने के लिए आयोजित। आप जब सोशल मीडिया में इन चीजों को ले जाएं तो आप इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग करें, तो कोई बुराई नहीं। ये अच्छी किस्म आई है और इसके ये फायदे। तो मेरा कहना है कि प्रचार जरूर कीजिए। हम केवीके में करें, हम विश्वविद्यालय जो हमारे यूनिवर्सिटी है उनमें करें, एग्रीकल्चर कॉलेजेज में हम करें, आईसीआर के 113 संस्थानों में भी बुला के हम किसानों को आसपास कह सकते हैं कि ये किसमें आई है। तो आपके कार्यक्रमों में एक परमानेंट आप जोड़ लीजिए कि जो नई चीज हम करें वो किसानों तक भाई पहुंचनी चाहिए। और इसलिए तो हमने किसान और वैज्ञानिक का मेल करने की कोशिश की विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत। मैं 184 किस्म कौन सी ये इसलिए नहीं बता रहा कि डॉक्टर जाट ने और देवेंद्र यादव जी ने बता दी है, मैं फिर दोहराऊं कि फलानी जितनी बाई फोर्टिफाइड है, इतनी फलानी है, उसकी जरूरत नहीं, वो आपने बता दी, मैं लोगों तक इसको पहुंचा दूंगा। तो आप इसको बाकायदा योजना बना के पहुंचाइए और मुझे भी बताइए, और मैं भी जान जाऊंगा। मैं कल तमिलनाडु जा रहा हूं, तो तमिलनाडु के लिए जो उपयुक्त किसानों से मिल रहा हूं, मैं बातचीत भी कर रहा हूँ कार्यक्रम के लिए, तो बताऊंगा कि ये 184 में से ये 5 या ये 10 ये आपके लिए, ये चावल की है, ये दलहन की है, ये तिलहन की है। तो हम इस अभियान को हम शुरू करें, और मुझे 3 साल पहले वाले भी चाहिए जो वहां के लोग, तो हम किसानों से बात करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। मैं जहां जाता हूं वहां कोशिश करता हूं संबंधित केवीके में चले जाऊं, मुझे लगता है कि उसे केवीके को भी ताकत मिलेगी। तो हम केवीके को इसका केंद्र ही बना देना, और उसके साथ साथ एक कार्यक्रम में तो हमने किया विकसित कृषि संकल्प अभियान, लैब टू लैंड, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसा बन जाए कि लैब टू लैंड का मिलन बीच बीच में हो सकता है। अब हमने उस समय 3-4 चीजें तय की थी, एक बार फिर उनको रिव्यू कर दें। मेरी कई राज्यों के साथ चर्चा हो गई, हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके वैज्ञानिकों की टीम बना दी है, जो आंध्र का राज्य का स्टेट का कृषि रोड मैप बनाएगी। उनके साथ राजस्थान के साथ बात हो गई, उत्तराखंड के साथ बात हो गई। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे आग्रह किया कि उनका रोड मैप बनाने में सहयोग करें। तो हमने जो कृषि रोड मैप का काम तय किया है राज्य का बनाने का, वो युद्ध स्तर पे करना है, तुरंत करना, उसमें देर नहीं करनी। हर एक राज्य के साथ बैठ के काम करना, क्योंकि कृषि में अगर परिणाम चाहते तो राज्य में ही मिलेंगे। हम लोग कोई केंद्र की अलग से जमीन तो है नहीं कि वहां हम खेती कर रहे हैं, हमको तो राज्यों के साथ ही मिलकर करना है। तो राज्यों के साथ हमारी पार्टनर, हमारी मीन्स हमारे वैज्ञानिक, हमारे अधिकारी, तो सीधे हम राज्यों के कृषि का रोड मैप बनाएंगे, और ये बजट पास होने तक, मतलब ये इंक्रीमेंट 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष, उसके पहले हम राज्यों के साथ बात करके कृषि रोड मैप बनाएंगे। दूसरी चीज, हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंसेज मुझे शुरू करनी है। पूरे देश की एक रबी और खरीफ की कॉन्फ्रेंस से काम नहीं करते, हम पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगले साल की खरीफ की और रबी की फसल, और वो हमने 6 जोन अलग अलग बनाए। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट पे ही बैठना पड़ेगा, तो दिल्ली में केवल बुला लिया उससे काम नहीं चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट है
भारत के राज्यों के लिए दक्षिण भारत नहीं करेंगे, पश्चिम के राज्यों के लिए या उत्तर के राज्यों के लिए या मध्य के राज्यों के लिए हमको बैठ के करना, क्योंकि ये उड़नछू कॉन्फ्रेंस से कोई काम नहीं चलता कि सबको इकट्ठा करके बुला लिया, ना बोलने का टाइम है ना सोचने की फुर्सत, और कई बार कर्मकांड पूरा हो गया, हो गई रवि कॉन्फ्रेंस, उससे काम नहीं चलता है। मंत्री जी को भी आधा घंटे बुला लिया कि मार्गदर्शन कर दीजिए, अब मार्गदर्शन क्या करेगा, जो देखा भाषण दे दिया, पढ़ पढ़ा के निकल गया, तो इससे काम नहीं चलेगा। मैं गहराई में जाना चाहता हूं, और इसलिए अब जो हमारी खरीफ की कॉन्फ्रेंस होगी उसके पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस करके वहां से जो चीजें निकलेगी, फिर 2 दिन यहां बैठ के हम लोग विचार मंथन करेंगे, और उसके बाद हम जारी करेंगे खरीफ का रोड और रबी का रोड, तो हम चीजों की गहराई में जा पाएंगे। एक पॉलिटिकल लीडरशिप को हमको पूरी ताकत से एक्टिव करना है, राज्य का कृषि मंत्री केंद्र बनना चाहिए, ये अफसर टू अफसर से भी काम नहीं चलेगा। कई योजनाओं में ऐसा कि सीधे एक अफसर ने दूसरे को लिख दिया, राज्य के और केंद्र के। लीडरशिप का काम है मंत्री का, राज्य के मंत्रियों से आप जानते हैं मैं लगातार संवाद कर रहा हूं, तो हमारा रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारी राज्य के कृषि रोड मैप, हमारी जो 500 रिसर्च के विषय थे, डॉक्टर साहब मुझे 1 टीम 1 टास्क उसकी रिपोर्ट चाहिए, किस किस वैज्ञानिक को क्या क्या काम किया, टास्क, उस टास्क को पूरा करने के लिए कितना आगे बढ़े, वो पर्सनली मैं पूरी रिपोर्ट देखूंगा। हर एक में प्रतिभा और योग्यता है, टैलेंट की कमी नहीं है, अद्भुत प्रतिभा है, उसका उपयोग ठीक होता है। केवल रिसर्च के लिए रिसर्च नहीं, देश के लिए रिसर्च, किसानों के लिए रिसर्च, जो हमारी जरूरत है, किसानों ने जो बताया उसको हमको पूरा करना, और उसके साथ साथ विकसित कृषि संकल्प अभियान का रोड मैप अभी से हम बनाए, ताकि ठीक हम पिछली बार थोड़ा मई में लेट हो गए थे, हम 31 मई लेट हो गए थे, बोनी शुरू हो जाती है जून के महीने में, 15 जून के बाद। इस बार तो बारिश का कोई ठिकाना नहीं, मई में ही आ जाए क्या, मई में आए और अक्टूबर में जाए, तो हमको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसका टाइम अभी से हम तय कर लें कि हम अप्रैल के महीने में शुरू कर दें। फसल कटाई का काम बहुत से राज्यों में अलग अलग समय होता है, हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ थोड़ा लेट चलता है, बाकी जगह पहले हो जाता है, तो वैसा समय देखते हैं और उसके सारे मुद्दे तय कर लें। बात केवल बीज की थी, लेकिन मेरे मन से तो विचार निकलते रहते हैं, इसलिए बीज से हटा, लेकिन ये मूल तो बीज है, और बीज के लिए एनएससी भी जो कर रहा है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन एनएससी अब गोडाउन में नहीं चले, ये तो बड़ा अन्याय है, इसे जल्दी इनका उपयुक्त भवन बनकर तैयार होना चाहिए, उसको फाइनल कीजिए, क्योंकि वो जरूरत है। हम प्राइवेट कंपनियों का सहयोग चाहते हैं, लेकिन एनएससी की अपनी उपयोगिता है, किसान को सस्ते और गुणवत्ता युक्त बीज चाहिए, और कीमतों को नियंत्रित करने में एनएससी का बहुत रोल है। हम लाभ कमाने के लिए नहीं, लेकिन इसके बाद भी आप देखो लाभ कमा रहे हैं, इसका मतलब रीजनेबल रेट पे प्राइवेट कंपनियां भी देख के लाभ कमा सकती है। सरकारी सेक्टर में लाभ कमाना ये साधारण नहीं, असाधारण घटना है। एक बात ऐसा सुझाव है कि बंद कर करा दो, घाटे क्या सफेद हाथी
मुझे लगता है कि एनएससी के साथ राज्य के बीज विकास निगम की एक बैठक हम लोग करें, मैं खुद रहूंगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि राज्य के बीज विकास निगम तो बहुत कमजोर है या काम नहीं कर रहे कुछ राज्यों के, उनको मजबूत बनाना हमारा धर्म है। तो एक बार आप आकलन कीजिए कमियां क्या क्या है, कहाँ के अच्छे कर रहे हैं, कहाँ का कम, और एक प्लेटफॉर्म बनाए एनएससी प्लस स्टेट के जो सीट कारपोरेशन है उनकी एक टीम बने, हम उनको एजुकेट करें, उनको राह दिखाएं। उनमें से अगर किसी ने बहुत अच्छा किया तो एक दूसरे से भी सीख सकते हैं। राज्यों के बीच विकास निगम को भी ठीक करना बहुत बहुत बड़ी जरूरत है। अकेले हम यहाँ से बीज पुरा नहीं सकते, बीज राज्य में भी तैयार होना चाहिए। सरकार हमारा नहीं, किसान अच्छे बीज चाहता, हर हालत में चाहता है। सीड एक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, जनता के काफी सुझाव आए किसानों के, उनको जल्दी वर्कआउट करें और हमारी कोशिश हो कि संसद के अगले सत्र में हम सीड एक्ट लेके आ पाए। उसके पहले एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए सारे हितधारकों के साथ, स्टेक होल्डर से बात हो रही है और जनता तक, किसानों तक ठीक बात पहुंचनी चाहिए। उनसे भी चर्चा, बातचीत, कंसल्टेशन। हम जो कर रहे हैं वो देश के हित में, किसानों के हित में कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अभी से शुरू हो गए सीड एक्ट का विरोध, सीड एक्ट का विरोध। अब हम ला रहे हैं किसानों के लिए, देश के लिए, जनता के लिए। इसलिए व्यापक पैमाने पर हम एजुकेट करें, व्यापक पैमाने पर सुझाव लें, सलाह लें, और उसमें से जो देश के लिए हितकारी और मेरे किसान के लिए हितकारी उस एक्ट को, उसके प्रारूप को हम कैबिनेट में ले जाए और फिर हमको संसद में लाना। उसके लिए भी एक बिल्कुल समर्पित टीम लगातार काम करे। नहीं तो सरकार की कई योजना ऐसी है कि सोचते आज है, 9 दिन चले, 2.5 कोस पहुंचे, समय तेजी से जा रहा। तो ऐसा नहीं कि अब इस बार नहीं, अगली बार, इसका मतलब ये भी नहीं कि हड़बड़ में ले आओ कुछ भी। लेकिन वो सीड एक्ट किसान के लिए हितकारी होगा, हमारी खेती के लिए उपयोगी होगा। आज मैं एक बार फिर अपने सभी वैज्ञानिकों को, देखो मैं जो कहता हूँ साफ दिल से कहता हूँ, मन में जो भाव है अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए, क्योंकि मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। तो उस संबंध में जो भाव मन में आते हैं मैं भाव को प्रकट कर देता हूं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में फिर वैसी उसी दिशा में तेजी से काम करने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा को प्रणाम करता हूं। इन्वायरमेंट और बेहतर कैसे हो कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके। लेकिन आज की उपलब्धि के लिए फिर बधाइयां, और नेशनल सीड कारपोरेशन को भी मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। किया है और संबंधित सभी मित्रों का अभिनंदन करते हुए, क्योंकि हम काम करते हैं तो अपने देश के लिए करते हैं, अपने देश के लिए। और अपना देश केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी विश्व बंधु है। तो विश्व का कल्याण भी हमारे केंद्र में रहता है। देश के और दुनिया के कल्याण के कामों के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आपके प्रेरक संबोधन में हम सभी ने नई उत्साह और चेतना का संचार किया और सभी के लिए बहुत ही मार्गदर्शक और उत्साहवर्धक था। किसानों के लिए आपके
ये पौधा 33 करोड़ का है। 35 35